Okay, boys and girls, it's time for us now to move on to our next question. This question is from friction. ठीक है, block friction दिया हुआ है. A block of weight 800 Newton is acted upon by a horizontal force P. तो देखो डायग्राम में दिया हुआ है. ठीक है, डायग्राम में हमको फोर्स P दिखाया गया है, ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है, ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है. ठीक है. Knowing that the coefficient of friction between the block and the incline are म्यू एस एंड म्यू के. अब म्यू एस मतलब ऑब्वियसली क्या है, म्यू एस हमारा स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. दिस इज स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. एंड म्यू के इज काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है फ्रिक्शन के ऊपर, वहां पे भी मैंने बताया कि जब क्वेश्चन फ्रिक्शन के ऊपर है और बॉडी मोशन में नहीं है, सी देखो वर्ड आइडेंटिफाई करो. कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम. The word equilibrium means that the body is stationary. It is not in motion. ठीक है, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है. ठीक है, बॉडी स्टेशनरी है. तो जब स्टेशनरी रहेगा, दैट मीन्स इट इज स्टैटिक. एट दैट टाइम आई विल बी यूजिंग म्यू एस एंड नॉट म्यू के. म्यू के यूज नहीं किया जाता है. म्यू के तब यूज किया जाएगा जब बॉडी मोशन में है. जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देयर इज अ क्वेश्चन दैट वी विल बी सॉल्विंग मे बी बेस्ड ऑन डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल. ठीक है, दैट इज विच देयर इन योर सिलेबस. तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4B है. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल. तो यहाँ पे अगर तुमको म्यू दिया रहेगा, म्यू एस और म्यू के दिया रहेगा, तो यहां से फिर तुमको म्यू के यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी मोशन में है. ठीक है, वहां पे बॉडी मोशन में, यहाँ पे बॉडी मोशन में नहीं है, तो हम म्यू एस ही यूज करेंगे, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज करेंगे. ठीक है. अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने. ठीक है, म्यू एस म्यू के दिया हुआ है, ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन. डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फोर्स पी दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम. अब इसका मतलब क्या है, देखो समझो ध्यान से. अगर मैंने ये कैलकुलेटर ले लिया, ठीक है, और मैंने एक प्लेन ले लिया. ठीक है, प्लेन और कैलकुलेटर, आई होप दिस इज विजिबल. ठीक है, कैलकुलेटर और प्लेन ले लिया. अब दो तरीका हो सकता है. पहला, इस ब्लॉक को नीचे आने से प्रिवेंट करना है, नीचे आने से प्रिवेंट करना है. तो जब ब्लॉक नीचे जा रहा है, उसको प्रिवेंट करना है, सिर्फ प्रिवेंट करना है. और दूसरा, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का मारना है, ऊपर की तरफ धक्का मारना है. दोनों ही केसेस में जो तुम्हारा पी रहेगा वो अलग अलग रहेगा. इमेजिन करो, तुम किसी एक चीज को नीचे आने से रोक रहे हो, सिर्फ यू आर जस्ट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कमिंग डाउन. इफ यू आर जस्ट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कमिंग डाउन, द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड इज मिनिमम. द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड इज मिनिमम. लेकिन वही समझो कि इस ब्लॉक को अब तुमको नॉट जस्ट यू हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग डाउन, बट यू हैव टू पुश इट अप. अब ऊपर भी धक्का मारना है, तो अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उस वक्त पी मैक्सिमम रहेगा. दैट इज व्हाई ही इज सेइंग रेंज ऑफ पी. ठीक है, रेंज ऑफ द फोर्स पी क्यों बोल रहा है, तो एक वो लोवेस्ट फोर्स है जो सिर्फ नीचे आने से प्रिवेंट करेगा. यू आर जस्ट होल्डिंग इट, यू आर जस्ट होल्डिंग इट फ्रॉम द ब्लॉक कमिंग इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन. गेटिंग. और दूसरा है, यू आर पुशिंग इट अपवर्ड्स. You are just on the verge, or you are just on the verge where the body is going to be starting its motion in the upward direction. ठीक है, वो जो फोर्स तुमने लगाया है. सो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर इन्वॉल्व ओवर हियर. तो ये दो फोर्सेस के बीच में जितना वैल्यूज रहेगा, उसमें जो तुम्हारा बॉडी है वो स्टेशनरी रहेगा. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. एंड बिलीव मी, द क्वेश्चन इज सुपर इजी. ठीक है, तो एज यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाओ तुम. ठीक है, मेक योर डायग्राम इन सच अ वे दैट इट इज इट इज टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल स्टेप दैट इज नीडेड. ठीक है, तो चलो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस, लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस डायग्राम. ठीक है, एंड इसको हम थोड़ा क्रॉप कर देते हैं जल्दी से. So just bear with me for like 15-20 seconds. I just need the diagram. ठीक है, डायग्राम जैसे मैंने बताया, डायग्राम शुड बी योर मास्टरपीस. ठीक है, और मुझे दो डायग्राम लगने वाले हैं.
तो मैं इसको कॉपी करके रख देता हूं। तो पहला केस डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। केस वन, केस वन, जब ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है, जब ब्लॉक नीचे जा रहा है। और केस टू डिस्कस करेंगे जब ब्लॉक ऊपर जाने वाला है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस केस वन इनिशियली। केस वन, ब्लॉक इज impending downward, block is impending डाउनवर्ड, ठीक है। तो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं यहां पे डायरेक्शन डाल दूंगा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहां पे लिख देंगे हम इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है। मैंने उसको बोल दिया इम्पेंडिंग मोशन। अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो लॉजिक है वो हमको क्या बताता है। अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, द ब्लॉक इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, आई एम जस्ट प्रिवेंटिंग द ब्लॉक फ्रॉम कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा आएगा वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एफ मैक्स, ठीक है। इट इज गिवन बाय म्यू एस, द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनटू द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ये हमारा नॉर्मल सपोर्ट रिएक्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर रहता है सरफेस को, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम एन बोल देंगे। और इसका इंक्लिनेशन कितना आएगा, यू कैन ऑब्जर्व दैट द एंगल फॉर्म ओवर हियर इज 90, यहाँ पे एंगल मुझे 25 डिग्री दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो एंगल रहेगा ये 90 माइनस 25 रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैन यू सी, इजंट इट, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इजंट इट, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आई कैन वेरी वेल से that the remaining angle is going to be 90 minus 25, so this is going to be 65 degrees, isn't it। ये एंगल 65 हो जाएगा। तो जो चीज अभी मुझे नहीं चाहिए मैं उसको यहां से निकाल दूंगा, जैसे कि मुझे, ठीक है, एंड आई रिमूव दिस ऑल्सो, गॉट इट। सो हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 65 डिग्री से इंक्लाइंड है, ठीक है। जो एफ मैक्स है वो म्यू एस इंटू एन हो गया, लेकिन मुझे पता है म्यू एस इज 0.35, तो एफ मैक्स का वैल्यू हो जाएगा 0.35 इंटू द नॉर्मल रिएक्शन एन, then weight of the body, boys and girls, weight of the body, so weight is always acting in the vertically downward direction, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले हैं वो सबको हमको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो बॉडी के ऊपर ये जो फोर्स पी लगा के रखा है वो एक्ट कर रहा है, वो दिख रहा है मुझको। फिर बॉडी स्लाइड होने वाला है, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने का कोशिश कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने का कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, वो उसको नीचे आने से प्रिवेंट करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। बॉडी सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, बॉडी सरफेस के ऊपर रेस्ट करने की वजह से सरफेस क्या करेगा, सपोर्ट करेगा बॉडी को, तो वो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे सिर्फ वेट बताना है। तो वेट जो रहता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, ठीक है। ये हमेशा मैं उसको सेंटर पे दिखा देता हूं, ये है मेरा वेट का फोर्स, गेटिंग। अब क्या करना है, सो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड बी ऑलवेज अवेयर ऑफ व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन इंक्लाइंड सरफेसेस, ठीक है, ब्लॉक्स केप्ट ऑन इंक्लाइंड सरफेसेस। तो जब कभी इंक्लाइंड सरफेस रहेगा तो मैक्सिमम टाइम तुम क्या करना, जो तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस जो है तुम्हारा, वो जितना हो सके उतना, ठीक है, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन रखना। यू कीप इट अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो यहाँ पे पी का वैल्यू पूछा है तो पी का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो इस केस में तुम अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन भी रख सकते हो, और तुम नॉर्मल जो तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस है वो भी रख सकते हो। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस, यू वांट टू कीप इट नॉर्मल, जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस है वैसे रख दो, या तुम एक्स और वाई एक्सिस को अलोंग द प्लेन, तो ये अलोंग द प्लेन हो गया,
और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया। तो इट डिपेंड्स बॉयज एंड गर्ल्स, इट डिपेंड्स इन विच डायरेक्शन यू वांट टू कीप योर एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम जो एक्स और वाई एक्सिस है उसको जैसा नॉर्मल है वैसे ही रख देंगे, ठीक है। इसको नॉर्मली रख देंगे एक्स एंड वाई को, इसको इंक्लाइन करने का जरूरत नहीं है। तो आई नो, सो यू कैन कीप योर एक्स एंड वाई एक्सिस लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो देखो P, ये जो फोर्स है इसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, P को रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है। फिर जो वेट है ब्लॉक का, ब्लॉक का जो वेट है, हाउ मच वाज द वेट, वेट ऑफ द ब्लॉक इज 800 न्यूटन, वेट ऑफ द ब्लॉक इज 800 न्यूटन। तो ये वर्टिकल फोर्स है अलोंग द वाई एक्सिस, तो इसको भी रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एफ मैक्स है 0.35 एन, जो कि 25 डिग्री से इंक्लाइंड है, ये तो नहीं है ना हॉरिजॉन्टल लाइन के या वर्टिकल लाइन के ऊपर, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो अब क्या करो, इसको रिजॉल्व कर दो। मुझे पता है इसका इंक्लिनेशन कितना है यहाँ पे, दिस इज 25 डिग्रीज। सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कॉस कंपोनेंट रहेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो साइन कंपोनेंट रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 0.35 एन कॉस ऑफ 25 डिग्रीज, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो 0.35 एन साइन ऑफ 25 डिग्रीज। वेरी सिंपल, ठीक है। फोर्स जो था मेरा फ्रिक्शनल फोर्स एफ मैक्स, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। एक और ऐसा फोर्स है जिसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, और वो है कौन सा, वो है एन नाम का जो फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन एन था, उसका इंक्लिनेशन 65 डिग्रीज है। तो उसका भी एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बना दो। तो ये लो मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दिया उसका, ठीक है। ये हो जाएगा एन कॉस ऑफ 65 डिग्रीज, और एक वर्टिकल कंपोनेंट डाल दो यहाँ पे, ठीक है। मेक अ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। सो ये वर्टिकल कंपोनेंट डाल दिया मैंने, तो ये हो जाएगा एन साइन ऑफ 65 डिग्रीज। जिसको ये आ गया, अब ये तो कोप्लेनर फोर्सेस का ही लॉजिक है, रिजॉल्विंग द फोर्सेस इनटू इट्स ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। तो इसमें नया कुछ नहीं सिखाया मैंने, नया मैंने तुमको सिर्फ क्या बताया, जो बॉडी ऊपर नीचे जा रहा है उसके हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स डालना है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आएगा, दैट्स इट। अब क्या, अब कुछ नहीं, अब समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई, ये जो दो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो लगा दो। हमेशा याद रखो फ्रिक्शन नाम के चैप्टर में मोमेंट सिर्फ और सिर्फ लैडर फ्रिक्शन में आता है, ब्लॉक फ्रिक्शन में मोमेंट हमको नहीं लेना है। ब्लॉक फ्रिक्शन में दो ही इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई, देयर इज नो थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। सो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को हमेशा याद रखो। तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा लेटर से समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। सो टेक ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जो भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है, राइट लेफ्ट जैसा भी है, कंसिडर दोस फोर्सेस। सो सबसे पहला तो मुझे P दिख रहा है, सबसे पहला मुझे भी दे रहा है। चलो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग समेशन ऑफ एफ एक्स, लेट्स टेक समेशन ऑफ एफ वाई। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो बॉयज एंड गर्ल्स, ओनली टू अननोन्स आर देयर, ओनली टू अननोन्स आर देयर। वन इज द क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड, पी, पी निकाल के बताओ कितना है, रेंज ऑफ पी निकाल दो, पी एक मेरा अननोन है। दूसरा अननोन इस केस में एन का वैल्यू है। अगर तुमको नॉर्मल रिएक्शन एन मिल गया तो एन से एफ मैक्स मिल जाएगा, रिजल्ट एफ मैक्स मिल जाएगा, और एफ मैक्स मिल गया तो फिर पी मिल जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 भी लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या है ना, थोड़ा सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, लेट मी यूज समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, उसके बाद फिर मैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 यूज करूंगा। तो चलो, ऑल वर्टिकल फोर्सेस यू आइडेंटिफाई। तो वर्टिकल फोर्स में देखो कौन कौन आ रहा है, एक तो ये आया, ठीक है, 800 न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है, तो माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस ऑफ 800। ऑल वर्टिकल फोर्सेस यू आइडेंटिफाई। फिर उसके बाद तुम ऑब्जर्व करोगे ये जो 0.35 एन साइन ऑफ 25 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस के साथ आएगा, प्लस 0.35 इंटू एन साइन ऑफ 25 डिग्रीज, ठीक है। ये दूसरा हो गया वर्टिकल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। फिर तीसरा ले लो तुम, ठीक है, फिर तीसरा ले लो, ये लो एन साइन ऑफ 65, ठीक है, एन साइन ऑफ 65। ऑब्जर्व केयरफुली, यही तीन वर्टिकल फोर्सेस हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो प्लस एन साइन ऑफ 65 प्लस एन साइन ऑफ 65 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। अब बस इसको सॉल्व करना है और n का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा, इजंट इट। सो 800 नेगेटिव है, उसको राइट में भेज दूंगा, प्लस बन जाएगा, n कॉमन निकाल लिया मैंने,
एन कॉमन निकाल लिया मैंने, तो मेरे पास बचा है 0.35 इंटू साइन ऑफ 25 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 65 डिग्रीज इज इक्वल टू 800। तो एन का वैल्यू हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म, इजंट इट? सो आई विल जस्ट कॉपी दिस एंड पुट इट ओवर हियर, ठीक है, 800 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ। तो अब जल्दी से क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे। सो आई विल बी गेटिंग, लेट्स मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर बॉयज एंड गर्ल्स, मेक श्योर दैट यू आर ऑल अवेयर हाउ टू मेक यूज ऑफ द कैलकुलेटर। आई हैव रिपीटेडली आस्क्ड you to be very 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 convenient with the calculator. 0.35 multiplied with sine of, make sure that the calculators are in degree modes, boys and girls, ठीक है, 25 plus sine of 65, ठीक है, 0.35 sine 25 plus sine of 65, close the bracket, the answer is coming 758, ठीक है, 758.8518 तो जो नॉर्मल रिएक्शन है मेरा, नॉर्मल रिएक्शन जिसका नाम मैंने एन रखा हुआ है, 758.9 न्यूटन्स, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। अब हम यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगा देंगे। तो अब सारे जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो हम कंसिडर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से है, तो चलो आइडेंटिफाई करो। एक तो ये पी है, ठीक है, पी राइट में जा रहा है तो मैं प्लस पी लिख दूंगा, ठीक है, प्लस का साइन लिखने का जरूरत नहीं है। फिर जो दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो है 0.35 एन कॉस ऑफ 25, ठीक है, तो उसको लिख दो, राइट में जा रहा है, प्लस 0.35 एन कॉस ऑफ 25 डिग्रीज। और भी ढूंढो, देखो और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या वहां पे, तो मुझे मिल रहा है ये एन कॉस ऑफ 65 जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। देखो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तुमको यहाँ पे कंसिडर करने हैं। तो P हो गया, फिर 0.35 एन कॉस ऑफ 25 हो गया, और एन कॉस ऑफ 65। दीज आर द थ्री फोर्सेस विच आर गोइंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो माइनस ऑफ एन कॉस ऑफ 25, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से P का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। सबको राइट में भेज दोगे, चाहिए तो n कॉमन निकालो इफ यू वांट, n और cos 25 भी कॉमन है, इजंट इट? सो P का वैल्यू देखो क्या मिलने वाला है, देखो P मैंने कैसा आगे की तरफ धक्का लगाते हुए दिखाया हुआ है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ P, इट इज गोइंग टू कम सो 0.35 इंटू एन कॉस ऑफ 25। सो ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा, प्लस बन जाएगा। एन कॉस ऑफ 25 मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, isn't it? एन का वैल्यू पता है मुझे 758.9 है इंटू कॉस 25। तो सारे टर्म्स राइट में जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे। तो अब ये वाला टर्म राइट में चला गया और मैंने कॉमन निकाल लिया तो वन बच गया। ये वाला टर्म राइट में चला गया तो माइनस एन के साथ आएगा, isn't it? एन कॉस ऑफ 25 टेकन आउट कॉमन, तो वन माइनस 0.35। So from here, the value of P would simply come out to be, let's quickly get it. तो आंसर मेरा आया था 758 पॉइंट, उसी आंसर को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग द सेम आंसर, मल्टीप्लाइज विद कॉस ऑफ 25 मल्टीप्लाइज विद 1 माइनस 0.35, ठीक है। ये सारे वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए तो मुझे आंसर मिला पी का 447.0396893। सो पी इज अप्रोक्सीमेटली 447.04 न्यूटन्स। तो इतना फोर्स हमको लगेगा टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। 447 को फोर्स लगा के रखना पड़ेगा सो दैट ब्लॉक नीचे नहीं आना चाहिए। अब इस ब्लॉक को ऊपर धकेलना है मुझको, इसको ऊपर धकेलना है। तो अब सब पूरा डायग्राम चेंज हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो डायग्राम में देखो अभी क्या क्या आएगा, देखो सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम रहेगा, बस एक छोटा चेंज होने वाला है, ठीक है। एक एक छोटा चेंज होगा, वो चेंज मैं अभी सब बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब इम्पेंडिंग मोशन किधर है, इम्पेंडिंग मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, है ना। इम्पेंडिंग मोशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज वेयर द इम्पेंडिंग मोशन इज, इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या आएगा, वेट आएगा विच इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये लो वेट बना दिया मैंने। वेट कितना है ब्लॉक का, 800 न्यूटन है, तो चेंज तो होगा नहीं, वेट इज 800 न्यूटन। अब ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ जाएगा,
तो फ्रिक्शनल फोर्स बना दो, ये लो फ्रिक्शनल फोर्स बना दिया मैंने, एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एफ मैक्स लिख दूंगा मैं इसको, एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये भी बना दो चलो यहाँ पे, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। सो ये नॉर्मल रिएक्शन बना दिया मैंने, नॉर्मल रिएक्शन एन आर, नॉर्मल रिएक्शन एन आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। जो मर्जी है इसका नाम रख दो, ठीक है, मैं उसका नाम कैपिटल एन रखता हूं। अगेन आई कैन ऑब्जर्व, again I can observe that there is a right angle formed over here। see देखो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है ना। तो अगर ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, पहले भी मैंने बताया था, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 65 डिग्रीज, इजंट इट। यहाँ पे 90 दिख रहा है, देखो ये 90 है। ठीक है, सो 25 प्लस 65 दैट बिकम्स अनदर 90 डिग्रीज। एफ मैक्स का जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर देखोगे, एफ मैक्स का इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, तो जो एंगल बनने वाला है यहाँ पे, इट इज सिंपली गोइंग टू बी 25 डिग्रीज, इजंट इट। देखो तो यहाँ पे 25 डिग्रीज दिया हुआ है, तो ये z बन रहा है यहाँ पे, तो 25 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एफ मैक्स हो गया, वेट हो गया, और जो पी लगा के रखा है वो हो गया। अब मैंने वापस जैसे मैंने बताया था कि समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तुम्हारा मर्जी है, दो दो फोर्स है जो इंक्लाइंड नेचर में आएंगे। अगर हमने एक्स और वाई एक्सिस को इंक्लाइंड फॉर्म में ऐसे ले लिया, एक्स और वाई को अगर इंक्लाइंड फॉर्म में ले लिया, तो हमको पी को रिजॉल्व करना पड़ेगा और डब्ल्यू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पी और डब्ल्यू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। और तुमने एक्स और वाई जैसा नॉर्मल है वैसे ही ले लिया, तो तुमको एन को और एफ मैक्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बस यही दो चीज याद रखना है ध्यान से। ठीक है, तो मैं एफ एक्स और वाई एक्सिस को जैसे पहले लिया था वैसे लेने वाला हूं। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आई विल टेक। तो जो भी फोर्स तुमको इंक्लाइंड में दिखेगा एक्स और वाई के साथ, उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो देखो तो ये जो P है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये जो W है ये वर्टिकल फोर्स है, तो इनको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझको। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का दो कंपोनेंट्स क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यहाँ पे और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा एन साइन ऑफ 65 डिग्रीज, क्योंकि तुम्हारा इंक्लिनेशन कितना है यहाँ पे 65, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एन कॉस ऑफ 65 डिग्रीज आएगा। वेरी सिंपल, इजंट इट। फिर एफ मैक्स के पास आ जाओ, उसके भी दो कंपोनेंट्स लिख दो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दो और एक वर्टिकल कंपोनेंट बना दो। ठीक है, म्यू एस का वैल्यू कितना है, म्यू एस का वैल्यू शायद 0.35 था। ठीक है, 0.35, तो एफ मैक्स का वैल्यू कितना रहेगा, ये रहेगा 0.35 टाइम्स ऑफ एन। तो बोलोगे सब कुछ तो सेम आ रहा है, तो अलग से डायग्राम बनाने का क्या जरूरत है। तो बॉयज एंड गर्ल्स समझ समझ लो बराबर से, प्रीवियस केस में, केस वन ब्लॉक इज इंपेंडिंग डाउनवर्ड, केस टू लिखा नहीं है मैंने, मैं लिख देता हूं। सो ब्लॉक इज इंपेंडिंग अपवर्ड्स, ब्लॉक इज इंपेंडिंग अपवर्ड्स, तो ऊपर के डायरेक्शन में जाने की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से देखो अभी क्या ड्रास्टिक चेंज हमको मिलने वाला है। तो चलो ये एफ मैक्स को पहले मैं रिजॉल्व कर देता हूं। 0.35 एन था वो, तो 0.35 कॉस ऑफ, नॉट जस्ट 0.35, 0.35 एन कॉस ऑफ 25 डिग्रीज, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है 0.35 एन साइन ऑफ 25 डिग्रीज। ठीक है, तो हो गए सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब वही वापस करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई लूंगा मैं। सबसे पहला समेशन ऑफ एफ वाई ले लेता हूं, क्योंकि फिर वहां से मुझे एन का वैल्यू पता चल जाएगा, और बाद में मैं समेशन ऑफ एफ एक्स लूंगा तो वहां से मुझे पी का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन विद समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो सारे वर्टिकल फोर्सेस जो भी है सबको पकड़ लो। ठीक है, तो एक है 800 न्यूटन जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो -800 लिखा जाएगा, -800। उसके बाद जो अगला फोर्स है देखो ये वाला 0.35 एन साइन ऑफ 25 डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसको लिख देंगे -0.35 एन साइन ऑफ 25 डिग्री। चलो दो हो गया वर्टिकल फोर्स। फिर तीसरा वर्टिकल फोर्स कौन है, एन साइन ऑफ 65, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो +n
साइन 65 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही करेंगे, 800 को उस तरफ भेज देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। फिर जो n साइन 65 और n साइन 25 विद 0.35, उसमें से n कॉमन निकाल लो। तो n कॉमन निकाल लिया, मेरे पास बचा साइन ऑफ 65 डिग्रीज माइनस 0.35 इंटू साइन ऑफ 25 डिग्रीज इज इक्वल टू 800। तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, 800 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 800 डिवाइडेड बाय हमारा ये जो वैल्यू है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस एंड आई पुट इट ओवर हियर, ठीक है, ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा। सो लेट मी जस्ट रीसाइज इट वेरी क्विकली, ठीक है। एन का जो वैल्यू है उसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं मैं। Okay, so n is going to be 800 divided by the value that I have given. So n का value मुझे मिलेगा, I'm going to make use of calculator. So I have 800 divided by sine of 65, then a minus sign 0.35 into sine of 25, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आंसर मुझे n का मिला है, देखो नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा आया है, 1054.86 4289 न्यूटन्स, ठीक है। दैट्स योर नॉर्मल रिएक्शन बॉयज एंड गर्ल्स, नॉर्मल रिएक्शन जो मुझे मिला है एन का वैल्यू, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ वाई हो गया, नाउ यू टेक समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यू नाउ कंसिडर। तो सबसे पहले तो मुझे देखो ये पी दिखेगा जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो मैं पी लिख देता हूं। फिर जो अगला हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो मुझे दिख रहा है ये वाला 0.35 एन कॉस ऑफ 25, ठीक है, लेफ्ट में जा रहा है तो -0.35 एन कॉस ऑफ 25 डिग्रीज, ठीक है, लेफ्ट में जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा फोर्स जो लेफ्ट में जा रहा है, देखो ये एन कॉस ऑफ 65, ये भी लेफ्ट में जा रहा है। हो गए तीन फोर्सेज जो हॉरिजॉन्टल नेचर में थे, ठीक है। सो माइनस ऑफ एन कॉस ऑफ 65 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। तो पी का वैल्यू यहां से हो जाएगा, अब दोनों ही जो नेगेटिव टर्म से राइट में जाएंगे पॉजिटिव बन जाएंगे, तो प्लस, ठीक है, दोनों में से मैं एन कॉमन निकाल सकता हूं तो मेरे पास बचेगा, अब दोनों प्लस है तो प्लस का साइन डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट 0.35 cos ऑफ 25 डिग्रीज प्लस cos ऑफ 65 डिग्रीज ब्रैकेट क्लोज और n लिख दो। तो p का वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है, n के जगह पे मुझे पता है वो 1054 जो आंसर आया था हमारा, ठीक है, ये वाला जो आंसर है यहाँ पे, ठीक है, इसको यूज किया जाएगा। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सो ब्रैकेट आई हैव 0.35 इंटू cos of 25 then plus cos of 65 close the bracket multiplies with n, which was my answer from the previous calculation. So it came out to be 780.416 न्यूटन। लेट्स ट्राई एंड चेक जो हमारा पहला वाला आंसर आया था, ठीक है, जो हमारा पी का पहला वाला आंसर आया था वो कितना मिला था, वॉज इट लेस देन दिस वैल्यू और वॉज इट मोर देन दिस वैल्यू। देखो पी पहला कितना था, 447.04 न्यूटन है। ये जो पी का वैल्यू है ये छोटा वैल्यू है कंपेयर टू द वैल्यू दैट आई हैव गॉट जस्ट नाउ। जो पहला वाला वैल्यू था वो नीचे आने वाले बॉडी को जस्ट प्रिवेंट कर रहा है कि तुम नीचे नहीं आ सकते हो, आई जस्ट प्रिवेंट इट। लेकिन अब क्या कर रहा है, जो नीचे आने वाला बॉडी है ना तो जस्ट उसको रोक रहा है वो, बट अब उसको ऊपर भी धक्का मार रहा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो इसीलिए जो मेरा फाइनल आंसर है वो, आई विल ऑलवेज रेकमेंड पीपल प्लीज राइट योर फाइनल आंसर्स वेरी प्रॉपर्ली, दैट इज व्हाट द एग्जामिनर इज गोइंग टू चेक। ओके, तो जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, पी विल लाई बिटवीन, योर प्रीवियस आंसर वाज 447.04 न्यूटन्स टू 780.416, या 42 लिख देना, 42 न्यूटन्स, ठीक है। That's how this question on friction is solved. So, boys and girls, I'm pretty confident that the question has been understood well. It's time for us now to move on ahead with our next question. So, boys and girls, I'll see you in the next video.